हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम अर्पिता पाल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम की। तो अभी हम देखेंगे कि ये स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है और ये रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आया है। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। आप हमसे फेसबुक पेज पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा फेसबुक पेज है। कोई भी चैनल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन और क्विज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखिए, न्यूज़ ये है कि जो वेस्टर्न कंट्री हैं, जो जैसे कि यूएसए हो गया और यूरोपियन कमीशन हो गया, उन्होंने क्या किया है कि रशिया के कुछ बैंक को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर दिया है। तो स्विफ्ट क्या है? ये क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन है? कोई ये वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है या यूनाइटेड नेशन का कोई बॉडी है? तो देखते हैं आगे कि ये क्या है, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्विफ्ट क्या होता है। तो स्विफ्ट का फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन इन सॉफ्ट स्विफ्ट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है। और ये काम क्या करता है? ये काम करता है आपका ग्लोबल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराता है। और इसके थ्रू आपका जो ट्रांजैक्शन होता है वो बहुत सिक्योर होता है और ये बहुत ही रिलायबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। तो देखिए, स्विफ्ट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पैसे का जो ट्रांसफ़र है वो इंटरनेशनल लेवल पे होता है। तो जैसे कि आपको इंडिया से पैसे भेजने हैं यूएसए में, तो आपको उस टाइम पे आप विद इन द कंट्री, अगर डोमेस्टिक आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लो इंडिया में ही आप दिल्ली से चेन्नई कर रहे हो, तब आपको आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ेगी। बट अगर आपको इंडिया से यूएस से पैसा ट्रांसफ़र करना है, तब आपको एक इंटरनेशनल सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। तब ये स्विफ्ट आपका काम आता है। जब क्रॉस बॉर्डर पेमेंट किया जाता है तो उस समय ये स्विफ्ट की ज़रूरत पड़ती है, स्विफ्ट कोड की। तो स्विफ्ट कोड देखिए क्या करता है, इंटरनेशनल लेवल पे बैंकों के बीच में ये कम्युनिकेशन करने का एक मीडियम है। बैंक आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रांजैक्शन को हैंडल करते हैं। तो उस टाइम पे ये क्या करता है, एक नेटवर्क और फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है। और इसमें लगभग इंटरनेशनल सारे बैंक जॉइंट हैं। लगभग 200 बैंकों 200 देशों के बैंक इससे जुड़े हुए हैं, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पे पैसे का ट्रांसफ़र है वो बहुत ही स्मूथली हो सके। तो थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसए एक ऐसा सिस्टम देख रहा था जो कि फास्ट हो और बहुत ही रिलायबल रियल टाइम पे एक्सेस दे सके। तो वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जो सिस्टम चलता था ये रहा। ये वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये सिस्टम चलता था, तो इसको कहते थे टेलेक्स। ये जो है ये टेलेक्स है। और ये क्या करता था, ये टेलीप्रिंट एक्सचेंज होता था। तो ये कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़ करते थे। और ये जैसे आजकल के टाइम पे फैक्स मशीन होती है ना, ये बिल्कुल वैसा ही होता था कि ये कंप्यूटर प्लस फैक्स मशीन की तरह होता था। तो इसमें होता क्या था कि एक कोड जनरेट होता था और उस कोड के थ्रू ही मनी ट्रांसफ़र होता था। बट इसमें प्रॉब्लम ये था कि ये थोड़ा आपका स्लो था, रियल टाइम पे एक्सेस नहीं देता था। जैसे कि आज के डेट में अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो, तो विद इन 10 सेकंड आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं। बस उस टाइम पे क्या था कि बहुत टाइम लग जाता था, ये रियल टाइम एक्सेस नहीं देता था। बट ये एकमात्र उस वर्ल्ड वॉर 2 के पहले ये एकमात्र ऐसा सिस्टम था जो कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए यूज़ किया जाता था। बट ये इतना सिक्योर भी नहीं था, बहुत स्लो था। और सिक्योरिटी भी इसमें ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि जो कोड जनरेट होता था वो ह्यूमन जनरेटेड कोड होता था, तो उसमें ह्यूमन एरर के चांसेस ज़्यादा हुआ करते थे। तो इसलिए ये इतना रिलायबल नहीं था। तो इसीलिए इसको चेंज करके स्विफ्ट सिस्टम लाया गया। तो 1973 में हुआ क्या था कि 239 बैंक के देश के जो बैंक हैं, जो सेंट्रल बैंक हैं, वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे कि आपका सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा सिक्योर ट्रांजैक्शन हो और जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है वो फास्ट हो सके। तो उस टाइम पे वो सारी कंट्री मिलके स्विफ्ट बनाते हैं। तो स्विफ्ट में ये होता है कि जो आपका मैसेज होता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, कुछ उसमें हैक वगैरह करने की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत ही सिक्योर होता है और वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, तो वो सब किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तो देख लेते हैं कि कैसे काम करता है। तो देखिए, मैं कई बार आपको बता रही हूँ कि स्विफ्ट स्विफ्ट के थ्रू पैसा नहीं ट्रांसफ़र करते हैं। स्विफ्ट बस आपका एक मैसेजिंग जो स्विफ्ट होता है वो बस एक मैसेजिंग नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये नहीं होता है कि स्विफ्ट में पैसे ट्रांसफ़र होते हैं फिर स्विफ्ट पैसा ट्रांसफ़र करता है दूसरे कंट्री में। ऐसा नहीं होता है, बस ये आपको एक नेटवर्क प्रोवाइड करता है।
जिसके थ्रू कुछ कोड जनरेट होते हैं, उस कोड को एक्सचेंज किया जाता है। तो आजकल लगभग सभी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे जुड़े हुए हैं, ताकि जो मनी का ट्रांसफ़र हो वो आसानी से हो सके। क्योंकि जब 1977 में जब ये स्टार्ट हुआ था तो बस 250 बैंक इससे जुड़े थे, और अभी 11,000 से ज़्यादा बैंक और जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो जुड़े हुए हैं। और इस तो स्विफ्ट कोड देखिए क्या होता है। स्विफ्ट कोड आपका 8 डिजिट स्विफ्ट कोड होता है, और कभी-कभी इसको बैंक आइडेंटिफिकेशन कोड भी कहते हैं, BIC। तो इसमें होता क्या है, आपके स्टार्टिंग के 4 डिजिट जो होते हैं, एक मिनट, स्टार्टिंग के जो 4 डिजिट होते हैं आपके, ये आपके होते हैं बैंक कोड। ये आपके 2 डिजिट होते हैं कंट्री कोड, ठीक है। ये आपके 2 डिजिट होते हैं, ये आपका लोकेशन कोड होता है, और ये लास्ट के 3 डिजिट जो होती है ये आपकी ब्रांच कोड होती है। तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे इंडिया में आपको कोई पैसा ट्रांसफ़र करना है, तो इंडिया में जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो आपको एक IFSC कोड की ज़रूरत पड़ती है, जिसके थ्रू मान लीजिए आपका कोई एक बैंक है A, ठीक है, आपको बैंक B के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक। तो आपको अगर पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके इनका अकाउंट नंबर प्लस आपको इनका IFSC कोड चाहिए होगा, जिसके थ्रू आप पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हो, जिसमें आपका RTGS और NEFT आता है। तो आपको IFSC कोड की ज़रूरत पड़ेगी, आप किसी भी बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हो। तो वैसा ये भी है, जैसे कि आपको इंडिया से पैसा ट्रांसफ़र करना है USA में, तो आपको इस बंदे का आपको अकाउंट नंबर प्लस स्विफ्ट कोड चाहिए। बिना स्विफ्ट कोड के आप पैसा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। तो आगे देखते हैं ये इसका नेटवर्क कैसे काम करता है। तो ये इसका नेटवर्क है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो जैसे ये मान लो आपका इंडिया का SBI है, ठीक है, ये हो गया आपका SBI, ठीक। ये इंडिया में आपका SBI है, ठीक। और ये आपका हो गया HSBC, ये आपका USA का ब्रांच है, ठीक है, ये आपका USA का ब्रांच है, ठीक। तो जब आपको पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे इनके अकाउंट में, तो आपको इनका अकाउंट नंबर और प्लस स्विफ्ट कोड की ज़रूरत होगी। तो जब वो स्विफ्ट कोड आपको ये बैंक जनरेट करके देगा, तो उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आपका बैंक उस कोड को चेक करेगा कि वो कहाँ से आया है, और उसका स्विफ्ट कोड क्या है, और ट्रांजैक्शन आईडी क्या है। और ये सारा चीज़ जो है आपका ये स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू ही होगा, क्योंकि बीच में ये स्विफ्ट नेटवर्क आएगा ताकि वो वेरिफिकेशन मैच किया जाए। और अगर वेरिफिकेशन मैच हो गया तब तो पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे, वरना इसमें फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये इसमें एरर के चांसेस कम है, क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम जनरेटेड है, तो ह्यूमन एरर की तो चांसेस बिल्कुल नहीं है। जैसे इसी सेम फ्रेमवर्क पे इंडिया में भी एक सिस्टम काम करता है, जिसको कहते हैं IFSC कोड। जैसे आप मान लो A को ट्रांसफ़र करना है B के अकाउंट में, और ये आपका मान लो SBI है, ठीक है, और ये आपका एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो जब आपको A को ट्रांसफ़र करना है B के अकाउंट में, तो आपको इनका अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर, और प्लस आपको क्या चाहिए होता है, IFSC कोड, ठीक है। IFSC कोड जब आपको चाहिए होगा तो आप कोई भी पेमेंट मेथड यूज़ करके, जैसे RTGS हो गया, NEFT हो गया, तो वो पेमेंट मेथड यूज़ करके आप इनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर लोगे। तो सेम नेटवर्क ये भी है, बट ये हमारा डोमेस्टिक लेवल पे काम करता है, और इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारा स्विफ्ट काम करता है। तो जैसे कि आप इंडिया में है, ये सारे बैंक कैसे कनेक्ट होते हैं। जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में आपका SBI है, ठीक है। SBI जो है, मान लीजिए आपका एक SBI है, और एक्सिस बैंक है, और आपके IDBI बैंक है। तो ये सारे जितने भी बैंक हैं, इन सारे बैंकों को कौन कनेक्ट करता है, इन सब सारे बैंकों को आपका RBI कनेक्ट करता है, ठीक। RBI इन सारे बैंकों को रेगुलेट करता है। तो वैसे ही वर्ल्ड लेवल पे जो सारे बैंक हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए भी तो एक नेटवर्क चाहिए। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं स्विफ्ट नेटवर्क।
ताकि आपके एक बैंक, जितने भी कंट्री के बैंक हैं, वो सारे बैंक आपस में कनेक्ट होने के लिए एक नेटवर्क की ज़रूरत होगी। तो वो हमारा स्विफ्ट जो होता है वो जनरेट करता है। आप आज से कम आप 20 साल पहले जाओ, तो जब पैसे ट्रांसफ़र होते थे, तो एक दिन में नहीं पता चलता था कि उनके अकाउंट में आ गया है। मतलब एक दिन में पता चलता था कि उनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। आज के टाइम पे आप देखोगे, तो आज के टाइम में आपको विदिन 10 सेकंड आपको पता चल जाता है कि पैसे ट्रांसफ़र हो गए हैं। तो ये कितना फ़ास्ट है, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है और ये रिलायबल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो 2015 तक जो स्विफ्ट लिंक है, वो मोर देन 11,000 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इससे कनेक्टेड हैं, और 200 से ज़्यादा कंट्री और टेरिटरीज इससे कनेक्टेड हैं, और एक दिन में 32 मिलियन मैसेजेस पर डे होते हैं। तो इनका ट्रांजैक्शन एक दिन का इतना ज़्यादा 32 मिलियन। और 2018 के अराउंड जो होता है हाई वैल्यू क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम, ये वर्ल्ड वाइड है स्विफ्ट नेटवर्क। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो अगर इस नेटवर्क से किसी कंट्री को अगर निकाल दिया जाए, तो उस कंट्री का जो एफडीआई है और जो फॉरेन से जो ट्रांजैक्शन होते हैं, उस पर कितना असर होगा। क्योंकि डोमेस्टिक जो हमारा नेटवर्क है, डोमेस्टिक हमारे जो सारी कुछ चीज़ें तो सेट रहती हैं, उसमें बाहर से उसमें कितना ही आप कर लोगे, कितना ही आपका एक ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो जो भी पैसे आते हैं वो सारे तो बाहर से ही आते हैं। तो किसी कंट्री का अगर इकोनॉमी आपको ख़राब करना है, तो आप ये स्विफ्ट से आप निकाल दोगे, तो आप समझ सकते हो कि उनकी इकोनॉमी कितनी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। तो आगे देखते हैं। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोड कितने कोड का होता है, स्विफ्ट 8 कैरेक्टर का होता है। तो ये सब तो हो गई ये बातें। तो देखिए, अभी जब इसको रसिया के कुछ बैंक को इससे निकाल दिया गया है, तो इससे क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए, जो स्विफ्ट है हमारा, स्विफ्ट जो है वो जियो पॉलिटिकल नेचर होना चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक कंट्री उसमें अपना डोमिनेंस दिखा रही है। बट प्रॉब्लम यही है कि स्विफ्ट के जो ट्रांजैक्शन हैं वो ज़्यादातर डॉलर में होते हैं, और डॉलर में होने के कारण ये सारे आपकी न्यूयॉर्क के माध्यम से होता है, क्योंकि न्यूयॉर्क में ही यूएसए का जो सेंट्रल बैंक है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि स्विफ्ट पे आपका यूएसए का डोमिनेंस ज़्यादा है। क्योंकि जब 2014 में रसिया ने जब क्रीमिया पे अटैक किया था, तब भी रशिया के ऊपर ये सैंक्शन लगाने के लिए बात की जा रही थी, पर उस समय लगा नहीं था। और 2018 में ईरानियन बैंक को इससे निकाल दिया गया था, किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा। क्योंकि उस समय जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके प्रेसिडेंट, उन्होंने उन्होंने कहा था कि हम निकाल देंगे। बट ईयू जो है वो नहीं चाहता था कि निकले। बट डोनाल्ड ट्रंप तो आपको पता है, उन्होंने फिर ईयू को धमकी दे रखी थी कि आप नहीं निकालोगे तो फिर आपके पे एक्शन होगा। तो देखिए, इसे प्रॉब्लम क्या है, रसिया रसिया के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि रसिया का जो ऑयल एंड गैस का ट्रांसमिशन है वो सारा विदेशों से होता है। और प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रांजैक्शन होगा, तो ट्रांजैक्शन तो बोथ साइड से होगा, रसिया से भी होगा, और जो यूरोपियन कंट्री हैं और जो इधर बाकी कंट्री हैं उनसे भी तो ट्रांजैक्शन, उधर से भी तो पैसे आने होंगे। तो इसलिए प्रॉब्लम ये हो रही थी। क्योंकि जब वॉर है वो आपका 24 फेब से स्टार्ट हुआ है, और अभी ट्रांजैक्शन अभी रोका गया है। तो प्रॉब्लम यही थी कि रशिया की तरफ से भी पैसे आने थे उन उन कंट्री को। तो इसीलिए इसमें लेट हो गया। तो देखिए, रसिया का जो इकोनॉमी है वो 40% डिपेंड करता है आपका ऑयल एंड गैस पे। जब 2014 में यूएसए ने रसिया को धमकी दी थी कि हम आपको स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल देंगे, तब रशिया ने क्या किया था, इसका एक अल्टरनेटिव निकाला था, जिसका नाम है एसपीएफएस। आगे दिखाती हूँ। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज। तो देखिए, इसमें क्या है ना कि इसमें सारी कंट्री नहीं, आपकी सारी कंट्री इसमें नहीं कनेक्टेड है। तो ये अभी इनका इस पे वर्क चल रहा है। ज़्यादातर कंट्री नहीं कनेक्टेड है, 13-14 कंट्री कनेक्टेड है। तो वो उतना यूज़फुल नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट का कोई अल्टरनेटिव नहीं निकाल सकता है। आजकल तो डिजिटल वॉलेट चल रहे हैं और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चल रही है। तो स्विफ्ट का भी अल्टरनेटिव है, बट हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस टाइम पे देखिए, चाइना ने भी अपना एक स्विफ्ट का अल्टरनेटिव निकाल रखा है, जिसको CIPS कहते हैं, क्रॉस बॉर्डर इंटर बैंक पेमेंट सिस्टम। तो सब कंट्री अपने अपने फाइनेंशियल अपने अपने स्तर पे देख रही हैं कि इसका क्या अल्टरनेटिव है। क्योंकि यहाँ पे जब वर्ल्ड वाइड बात होती है और उसमें किसी एक कंट्री का डोमिनेंस हो जाए, तो फिर वो सही नहीं है, उसका फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो आगे देखते हैं।
तो देखिए, आपको एक बात यहाँ ध्यान रखनी होगी कि अगर कोई देश स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम होती है। तो देखिए, उस कंट्री का जो फॉरेन फंडिंग है वो स्टॉप हो जाता है, एफडीआई नहीं आता है। और रसिया तो बिग सप्लायर है एनर्जी का टू यूरोपियन कंट्री। तो अब सवाल ये होता है कि वॉर तो स्टार्ट 24th से हुआ था, 24th फेब से हुआ था, तो ये डिसीजन लेने में इतना लेट क्यों हो गया। तो जैसे देखिए आप, ये आपका यूएसए है, ठीक है, और ये रशिया है। अब देखिए, ट्रांजैक्शन तो इधर से भी होता है और इधर से भी होता है, दोनों साइड से ट्रांजैक्शन होंगे। तो प्रॉब्लम यही थी कि अगर रशिया को अभी ट्रांसफ़र बंद कर दिया जाए, अगर रशिया को इस स्विफ्ट नेटवर्क से निकाल देते हैं, तो रशिया को भी तो यूएसए के कुछ जो कुछ कुछ होंगे कंपनी वाले जिनको उनको पैसा ट्रांसफ़र करना होगा। तो इसी वजह से ये डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगा। तो खैर, अभी तो बहुत कोशिश की जा रही है कि वॉर को रोका जा सके, जो भी सैंक्शन लगाए जा सके रशिया पे लगाए जाएं, ताकि जल्दी से जल्दी वॉर रुके। तो देखते हैं अभी कितने दिन ये वॉर चलता है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंडिया में स्विफ्ट नेटवर्क के जैसे ही इंडिया में डोमेस्टिक अगर आपको ट्रांजैक्शन करना हो तो आईएफएससी कोड की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपका 11 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जिसके थ्रू आपका ट्रांसफ़र होता है एक बैंक से दूसरे बैंक। तो यहीं पे हम मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आपको कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।